अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की मशक की तरफ हमारा सफ़र जारी है और इस सफ़र में हम एक मंजिल यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात को अबूर कर चुके हैं। अब वक्त है कि अगली मंजिल का इंतखाब किया जाए, जो कि है सवालात का इयादा। इस हिस्से में मौजूद सवालात को हल करना सीखेंगे। आज के लेक्चर में पहले 5 सवालात यानी कि 12.1 से लेके 12.5 तक हल करना सीखेंगे। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तुलबा और तालिबात, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज से हम एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे जिसमें सवालात का इयादा, इस हिस्से में मौजूद सवालात को हम हल करना सीखेंगे। इयादा का मतलब होता है इसको दोहराना। तो वो सारी चीज़ें जो कि आप अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे दोहराएंगे। तो इन सवालात का मकसद यही है कि आपने जो कुछ सीखा है उसको ज़रा दोहरा लिया जाए ताकि चीज़ें अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाएं। अब ये पहले 2 सवाल मैंने आपके सामने इसलिए इकट्ठे लिख दिए क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक रिफ्लेक्शन के साथ है और दोनों सवालात आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। तो मैं एक सवाल से दूसरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलें पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। पहले सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि रोशनी की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। एक हमवार सतह पर रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजाहत एक डायग्राम से करें। यहाँ पे एक तो रोशनी की रिफ्लेक्शन लिखनी है और नंबर 2 हमने एक डायग्राम भी बनानी है जो कि रोशनी की रिफ्लेक्शन को वजाहत कर रही हो, उसको वाज़िया कर रही हो। तो चलें, जब आप रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ लिखना चाहते हैं तो लाजिम है कि रोशनी की रिफ्लेक्शन की आप हेडिंग भी दे दें। ये लें जी, हेडिंग आपके सामने दी जा चुकी है रोशनी की रिफ्लेक्शन की। अब तारीफ करनी है और तारीफ जैसा कि किताब में लिखी है बिल्कुल वैसी ही तारीफ लिखेंगे कि जब रोशनी किसी खास मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की सतह पर पड़ती है तो इसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट आता है। और इसे हम रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं। सवाल का एक हिस्सा हम लिख चुके हैं जिसमें हमें रोशनी की रिफ्लेक्शन का पूछा गया था, लेकिन अभी एक हिस्सा बाकी है कि जिसमें हमने रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजाहत करनी है एक डायग्राम की मदद से। अब ये डायग्राम मैं इस जगह पे बना रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम इस सवाल में भी इस्तेमाल होगी और इस दूसरे सवाल में भी इस्तेमाल होगी। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सतह है कि जिसका नीचे वाला हिस्सा इंतहाई गैर हमवार है और इस सतह से मैंने एक नॉर्मल यहाँ पे गिराया हुआ है। अब जैसे ही रोशनी की रे इस मीडियम से दाखिल होगी जिसे मैं इंसिडेंट रे कहता हूँ, ये इंसिडेंट रे जैसे ही इस मीडियम की सतह से टकराएगी तो टकराने के बाद इसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट आता है। अब ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल की जगह मैं n लिख रहा हूँ और ये जो रे पहले मीडियम में दोबारा से वापस आ गई, इसी अमल को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। और उसने सवाल में यही चीज़ हमसे पूछी है कि ये हमवार सतह से रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। और ये देखें, मैंने बिल्कुल हमवार सतह से ये रिफ्लेक्शन आपके सामने शो करवा दी है, इसको जाहिर करवा दिया है। अब ये नॉर्मल
और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा बराबर होंगे इस रिफ्लेक्शन के केस में। और ये रिफ्लेक्शन की एक ख़ास शर्त है कि जिसके बिना पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है। अगर ये शर्त ना पाई जाए तो रिफ्लेक्शन नामुमकिन होगी। तो इससे हमारा पहला सवाल तो हल हो गया। अब दूसरे सवाल में इसी डायग्राम से मुतल्लिक हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन में इस्तेमाल होने वाली मंदरजा झैल इस्तिलाहात की तारीफ करें। नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपके सामने पहले से ही बना चुका हूं। तो चलें अब सिर्फ तारीफ करनी है। तो सबसे पहले हेडिंग दे लें कि आप पहली तारीफ करने जा रहे हैं नॉर्मल की। और नॉर्मल की तारीफ आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि वो लाइन जो मिरर के ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अमूदन हो उसे नॉर्मल कहते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना जहां पे ये इंसिडेंट रे आके मिल रही है इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब देखें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बिल्कुल अमुदन मैंने एक लाइन खींच दी और इसी लाइन को हम नॉर्मल का नाम देते हैं। तो इससे हमारी नॉर्मल की तारीफ हो गई। दूसरी तारीफ जो हमने करनी है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एंगल ऑफ इंसिडेंस की आप हेडिंग देंगे और हेडिंग के बाद तारीफ इसकी मैं जुबानी बोल भी चुका हूं लेकिन दोबारा सुन लें कि इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो चलें इसकी तारीफ भी लिख लें कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाता है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारी दो तारीफें मुकम्मल हो चुकी हैं। तीसरी तारीफ रह चुकी है जो कि है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तारीफ करने से पहले लाजिम है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की हेडिंग दे ली जाए ताकि चीज़ें खूबसूरत भी लगें और चीज़ें वाज़िया भी होती चली जाएं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तारीफ जिस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस की तारीफ की है इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तारीफ भी लिखी जाएगी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो चलें लिख लेते हैं कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये ले जी हमारे इस सफ़र के पहले दो सवालात आपके सामने मैं हल कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवालात की आपको अच्छे से समझ आ गई है। चलें बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। जी तो अब तीसरा सवाल आपके सामने लिखा जा चुका है जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें। बजरिया ग्राफ आप किस तरह से इनकी तस्दीक कर सकते हैं। बज़ाहिर तो हमें पहले रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करने चाहिए और उसके बाद ग्राफ बनाना चाहिए, लेकिन मैं पहले ग्राफ बना लूँगा ताकि आपके लिए चीज़ें समझना मज़ीद आसान तर होता चला जाए। जिस तरह से पिछले सवाल में मैंने ग्राफ बनाया था जिसमें मैंने देखा था एक हमवार सतह है जिसकी एक साइड बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग है। अब यहाँ से जब कोई लाइट की रे इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे मैंने कहा था,
यहां से टकराने के बाद ये बिल्कुल उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक अमूदन लाइन गिरा दूं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, और ये भी बात तय हो गई थी कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते थे। अब रिफ्लेक्शन के कवानीन अगर आपने लिखने हैं तो चलें सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं रिफ्लेक्शन के कवानीन की। अब आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के दो बहुत ही अहम कवानीन हैं। उसमें से पहला कानून ये कहता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। तो चलें इनको लफ्जों की जुबान दें कि नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। और दूसरा जो कानून है रिफ्लेक्शन का, वो रिफ्लेक्शन की शर्त भी है जिसमें हमने ये कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और यही रिफ्लेक्शन का दूसरा कानून है जिसमें कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और यही अगर आप चीज़ लिख देंगे और साथ ही डायग्राम भी बना देंगे तो इम्तिहान में आपको 2 नंबर लेने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया है। चलें अब बढ़ते हैं मज़ीद अगले सवालों की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, इस सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं और चौथा और पांचवा सवाल मैं आपके सामने लिख चुका हूं। ये दोनों सवाल एक ही बोर्ड पे लिखने का मकसद ये है क्योंकि दोनों सवाल रिफ्रैक्शन के मौजू से मुतल्लिक हैं और इनके जवाबात भी एक दूसरे के साथ एक कोई ताल्लुक रखते हैं। इस वजह से मैंने दोनों सवालात आपके सामने लिख के रख दिए हैं। पहले सवाल यानी कि चौथे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि रोशनी की रिफ्रैक्शन की तारीफ करें। पैरेलल साइड्स वाले शफाफ मटेरियल से रोशनी के गुजरने की अमल की वजाहत करें। तो हम सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन यानी कि रोशनी की रिफ्रैक्शन जो पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग देते हैं, ताकि तारीफ करने के लिए हमें हेडिंग देना लाजमी होता है। तो चलें हमने हेडिंग दे ली है तो रोशनी की रिफ्रैक्शन की तारीफ करते हैं। रोशनी की रिफ्रैक्शन की तारीफ कुछ इस तरह से की जाएगी कि रोशनी के उस अमल को जिसमें वो हवा से ग्लास में दाखिल होते हुए या इसे उलट भी हो सकता है, ग्लास से हवा में दाखिल होते हुए अपने असल रास्ते से हट जाती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आधा हिस्सा तो इस सवाल का पूरा हो चुका है, लेकिन आधा हिस्सा अभी बाकी है जिसमें हमें कहा गया है कि दो पैरेलल साइड्स वाले शफाफ मटेरियल से रोशनी के गुजरने के अमल की वजाहत करें। फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई शफाफ मटेरियल है जिसमें से रोशनी आर पार गुजर सकती है।
अब फर्ज करें कि रोशनी इस हवा से ग्लास में दाखिल होना चाहती है और हवा से ग्लास में दाखिल होते हुए रोशनी ने ये वाला रास्ता तय किया। अब अगर मैं इस ग्लास की सतह से बिल्कुल एक अमूदन गिरा दूं और इस अमूद को हम जानते हैं कि नॉर्मल कहते हैं। अब अगर ये रोशनी की रे बिल्कुल सीधा रास्ता तय करती तो इसको बिल्कुल सीधे रास्ते में इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही रोशनी हवा से ग्लास में दाखिल होगी, या ये कह लें कि जब रोशनी लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होगी तो वो अपने नॉर्मल की जानिब मुड़ जाती है। अब ये जो रोशनी की रे मुड़ गई है, इसको हम कहेंगे ये रिफ्रैक्टेड रे है, और वो वाली रे जो दाखिल हो रही थी ये इंसिडेंट रे है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो एंगल भी बन रहे हैं। वो दो एंगल ये है कि एक वो एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बन रहा है, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे रे, और एक वो एंगल है जो इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बन रहा है, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे ही रोशनी की रे हवा से ग्लास में दाखिल हो रही है और दाखिल होते हुए वो अपने असल रास्ते से हट गई है, इसी अमल को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और ये डायग्राम रिफ्रैक्शन के अमल को साबित करती है। अब ये सवाल 12.4 मुकम्मल हो चुका है, 12.5 की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि रिफ्रैक्शन में इस्तेमाल होने वाली दर्ज झैल इस्तिलाहात की तारीफ करें। उसमें से पहली है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरी है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको याद होगा कि आपने रिफ्लेक्शन में भी ये दो चीजों की तारीफ की थी, जिसमें था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है बल्कि रिफ्रैक्शन है। तो चलें सबसे पहले हम हेडिंग दे लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एंगल ऑफ इंसिडेंस की तारीफ कुछ इस तरह से की जाएगी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तारीफ भी कर दी जाएगी। उसके लिए सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सिर्फ और सिर्फ हम इस इंसिडेंट रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे बस लगा देंगे। हम कहेंगे कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये लें जी, हमारा चौथा और पांचवा सवाल भी मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे सवालात आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। जी तो मेरे अजीज तुलबा और तालिबात, देखा आपने कि किस तरह से आपने तमाम सीखे गए इल्म को अप्लाई किया है, उसका इतलाक किया है और उससे आप जवाब देने के काबिल हो गए हैं। चाहे सवाल किसी भी नौयत का हो, आप जवाब उसका आसानी से दे सकते हैं अगर आपके पास इल्म है उस चीज़ का। तो आज के लेक्चर में सिखाए गए 5 सवालात को आपने नोट्स की शक्ल में भी लिख लेना है, ताकि इम्तिहानात के वक्त ये आपके काम आए और आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मज़ीद सवाल हम देखेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।